सुप्रभात विद्यार्थियों। आज फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं इलेक्टिव पेपर DSC 3 पढ़ने के लिए। UG सेमेस्टर 6 के मेरे विद्यार्थियों, आपका मेरी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में अनुवाद पर चर्चा किए थे और ये पूरा पत्र आपका अनुवाद पर आधारित है। चलिए आज इसके आगे की कड़ी को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा था अनुवाद का क्या परिचय है, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे कि अनुवाद की परिभाषा क्या है। तो अनुवाद की परिभाषा को बिना समझे हम लोग अनुवाद की पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं सकेंगे। तो चलिए हम लोग अनुवाद की परिभाषा को देखते हैं। मैं आपको इसके पहले की परिभाषा पर बातें करूं, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूं कि जब भी कोई चिंतन परंपरा चलती है तो जब हम उसको भारतीय संदर्भ में पढ़ने लगते हैं या हम अपने कक्षा में उसको जब पढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि कितने तरह से इस पर विचार किया गया है। पाश्चात्य चिंतन किस तरह से इस पर विचार करता है और भारतीय चिंतन किस तरह से इस पर विचार करता है। पाश्चात्य चिंतन के आलोक में भी हम उसकी किसी भी बात की, किसी भी तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं और भारतीय चिंतन के आलोक में भी किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुवाद चूँकि एक ऐसी विधा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो साहित्य से बहुत गहरे जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में हमको ये भी देखना होगा कि पाश्चात्य विचारकों के क्या विचार आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले पाश्चात्य विचारकों को, फिर भारतीय संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। ये बात तय है कि भारतीय संदर्भ और पाश्चात्य संदर्भ में फ़र्क होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों की अवस्थितियाँ भिन्न हैं, दोनों के साहित्य के विकास यात्रा भी भिन्न भिन्न रही हैं, भिन्न गति से रही हैं और भिन्न दिशा में भी हो सकती हैं। तो हम लोगों को इसी का आज अवलोकन करना है। पहले हम लोग देखेंगे कि पाश्चात्य चिंतन की क्या परंपरा रही है और वहाँ पर किस तरह से सोचा जा रहा है, इसकी अनुवाद के विषय में क्या सोचा जा रहा है। चलिए, नोएडा महोदय ने कहा है, देखिए मिस्टर नोएडा एक हैं, नोएडा महोदय ने कहा है कि अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रस्तुत करना, और उन्होंने कहा है कि यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है और फिर शैली के स्तर पर, ये उन्होंने कहा है। यानी अनुवाद का तात्पर्य है कि आप समझ जाइए, अनुवाद में दो बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात स्रोत भाषा। स्रोत भाषा मतलब वह भाषा जिस मूल भाषा में लिखित सामग्री है या कथित सामग्री, कोई भी साहित्य सामग्री है। ठीक है, तो जिसमें है उसको हम लोग स्रोत भाषा कहते हैं और जिसमें करना होता है उसको हम लोग वो भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं जिसमें कि अनुवाद किया जाता है, तो उस भाषा को हम लोग लक्ष्य भाषा बोलते हैं। तो दो प्रकार की स्थिति होती है, या लेन देन की प्रक्रिया है, जहाँ से सामग्री ली जाती है उसको हम लोग स्रोत भाषा कहते हैं और जहाँ पर सामग्री बदली जाती है उसको हम लोग लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये नोएडा महोदय बोलते हैं कि स्रोत भाषा से जब लक्ष्य भाषा में किसी भी साहित्य सामग्री का परिवर्तन किया जाता है, समतुल्यता, इस सहज समतुल्यता के साथ किया जाता है कि वो अर्थ और शैली के दोनों के स्तर पर उसमें समतुल्यता पाई जाए, तो वह अनुवाद की प्रक्रिया होती है। चलिए, जॉन कनिंगटन ने कहा है क्या, लेखक ने जो कुछ कहा है अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न करना ही है। जिस ढंग से कहा उसका निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही कि लेखक ने जो कुछ भी कहा, यानी स्रोत भाषा में जो रचनाकार है वह जिस तरह से अपनी बात को उन्होंने कहा है लेखक ने, और जिस ढंग से कहा है, अनुवादक को उसी बात को उसी ढंग से बदलने का या अनुदित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी ढंग को भी और भाषा को भी, दोनों को परिवर्तन करने के लिए वो कनिंगटन महोदय बोलते हैं।
कैटफुड महोदय क्या बोलते हैं? कैटफुड महोदय बोलते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में समानार्थक प्रतिस्थापना, समान अर्थ में उसकी स्थापना करना, समान अर्थ में उसकी स्थापना करना को ही हम लोग बोलते हैं अनुवाद। अब ये फिर बोलते हैं मूल भाषा और मूल भाषा का अर्थ, मूल भाषा का मतलब भाषा और मूल भाषा का अर्थ मतलब संदेश और मूल भाषा की संरचना, प्रकृति, इन तीनों बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सैमुअल जॉनसन क्या बोलते हैं? मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। यानी एक भाषा में जो कही गई बात है उस बात को ऐसे ही नहीं बदल देना है, उसकी भावों की रक्षा करनी है, तो उसके भावों को रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में बदल देना ही अनुवाद है। ठीक है, फॉरेस्टन क्या बोलते हैं? एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्वों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यातव्य है कि हम तत्व या कथ्य को संरचना रूप से हमेशा अलग नहीं कर सकते। अब क्या क्या चीज़ को अलग नहीं कर सकते? तथ्य या कथ्य को, जो तथ्य है या कथ्य है, यानी जो बातें जैसे कही गई हैं वो बात और उसमें समाया हुआ जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो अर्थ है, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। जब भी हम अनुवाद करेंगे तो हमको ध्यान में रखना होगा कि जिस सामग्री का हम अनुवाद कर रहे हैं उसका तथ्य और कथ्य, उसकी संरचना, तथ्य और कथ्य की संरचना बनी रहे, वैसे ही रहे। ठीक है, अब आइए हैलिडे महोदय की बात करते हैं। अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच में होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। अनुवाद एक संबंध है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहा। ये इन्होंने कहा कि एक ऐसा संबंध है जो एक भाषा से दूसरा भाषा अपने साथ स्थापित करता है। यानी एक भाषा अपनी सामग्री देता है और दूसरी भाषा उसकी सामग्री लेती है। एक भाषा अपनी सामग्री देती है और दूसरी भाषा उसकी सामग्री लेती है, और इस तरह ये दोनों भाषाएं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों भाषाएं आपस में संबंध स्थापित करती हैं। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकारे संपादित करते हैं, और ये दोनों ही भाषाएं में जो पाठ होते हैं वो समान स्थिति में, इस भाषा में जिस स्थिति में वो होती हैं, अगर दूसरी भाषा में उसी स्थिति में यह सामग्री होती है तो समान असर पैदा करती है या समान अपने कार्य को समान रूप से अंजाम देती है। सिर्फ भाषा का परिवर्तन होता है। यानी मान लीजिए कि आप किसी एक कविता को हिंदी में पढ़ते हैं और उसी कविता को आप अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, तो यदि हिंदी में पढ़ती हुई किसी कविता को पढ़ते हुए आपके मन में जो भावावेग उत्पन्न होता है, जिस भाव के स्तर पर आप आते हैं, उसी भाव के स्तर पर यदि अंग्रेज़ी का पाठक भी उसी कविता का अंग्रेज़ी अनुवाद को पढ़े और उसी भाव के स्तर पर चला आए, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ भाषा का अंतर हुआ। अनुवाद बिल्कुल सही है और प्रकार्य मतलब उन दोनों के कार्य बिल्कुल एक समान, एक स्तर के हो गए। ठीक है, तो आगे बातें करते हैं। न्यूमार्क ने क्या कहा? न्यूमार्क ने कहा है कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इन्होंने इसको एक शिल्प बोला। शिल्प का मतलब स्टाइल, जिसको हम लोग स्टाइल जनरली अंग्रेज़ी में बोलते हैं। ये बहुत ही आम फहम ये एक शब्द हो गया जिसको अक्सर हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो अनुवाद एक स्टाइल है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यानी एक ही बात को, एक ही संदेश को दूसरी भाषा में कही जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुवाद। इस तरह से हम लोगों ने पाश्चात्य चिंतन के आधार पर हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि
अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो भाषाएं होनी ज़रूरी है और एक पाठ्य सामग्री या एक संदेश का होना आवश्यक है। जब ये मूल भाषा से यह संदेश जब लक्ष्य भाषा की ओर जाती है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसका कथ्य और शिल्प बराबर बना रहे, उसका तथ्य और उसका अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा हमारे पाश्चात्य चिंतक कहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, आप इन परिभाषाओं को लिख लीजिएगा और इनके आलोक में जैसे मैंने आपको बताया है उसकी विवेचना भी आप कर लेंगे। अगली कक्षा में मैं भारतीय चिंतन पर बातें करूंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।